चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप का मुद्दा गर्माता जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। सुबह से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के बाहर एकजुट हो गए और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और मंत्री भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और आरोप लगाया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जानबूझकर वोटों को खराब किया गया। पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार कैमरे पर, सीसीटीवी कैमरे पर भारतीय जनता पार्टी की चोरी पकड़ी गई है, कैमरे पे पकड़ी गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की चोरी सामने आ गई, इसलिए उनके प्रदर्शन को रोका जा रहा है। जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर हुआ, उसने सारी हदों को पार कर दिया। आज पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया गया है। पूरे देश के अंदर एक अघोषित तानाशाही को स्थापित किया जा रहा है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। बीजेपी के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर आज जमकर हमला बोला। पार्टी दफ्तर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अगर मेयर जैसे छोटे से चुनाव में धांधली हो रही है तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में क्या होता होगा। अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इनका बस चले तो इलेक्शन ही ना होने दें, और अगर इलेक्शन हमने कोर्ट के जरिए करवा भी ली तो उसका रिजल्ट देख लो कैसे निकलता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज्यादा पार्षद होते हुए भी गठबंधन उम्मीदवार की हार हुई थी। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आईटीयू से लेकर बीजेपी दफ्तर की ओर जाने वाले रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बसों में भरकर ले गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन भारी संख्या में तैनात पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। प्रदर्शन को देखते हुए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दफ्तर समेत पूरी दिल्ली में भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है। बीजेपी ने भी जवाबी हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी दफ्तर पर नारेबाजी की। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर जाने वाले रास्ते को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया था, लेकिन कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को गिरा दिया। हालांकि पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। हम अपना जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है हम कर रहे हैं, लेकिन सवाल आज एक उठता है कि अरविंद केजरीवाल कानून का सम्मान क्यों नहीं कर रहे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और बसों में भर कर ले गई। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन के बाद पेश नहीं होने को लेकर विरोध कर रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल आज फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने 5वीं बार समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने ईडी के समन को गैरकानूनी बताते हुए पेश होने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो भी विपक्ष के चुनी हुई सरकारें हैं, उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना चाहती है। इससे पहले भी ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को 4 बार समन भेजे गए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर सियासत भी खूब हुई। इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों के नेताओं ने ईडी के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार, जो बीजेपी के साथ नहीं है उस पर ईडी छापेमारी करेगी। जो बीजेपी कहेगी वो ईडी करेगी। ईवीएम और ईडी के सिवाय बीजेपी नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। सभी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़े जा रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ऐसी हरकतें बीजेपी के डर और भ्रम को दर्शाती हैं।
इस तरह की रणनीति का सहारा लेकर बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाने और उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल के पेश नहीं होने पर बीजेपी नेताओं ने उन पर निशाना साधा और दावा किया कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है, इसलिए केजरीवाल अब बच नहीं पाएंगे। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए पूछा कि अगर समन अवैध है तो वो अदालत क्यों नहीं जाते। उनको मालूम है भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार की जांच की आंच उन तक पहुंच चुकी है, आज नहीं तो कल उनको हाजिर होना पड़ेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सवालों से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचारी ही लोगों को धमकाने लगे, ऐसे अरविंद केजरीवाल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि अरविंद केजरीवाल 1-2 दिनों में अपने विधायकों की बैठक बुलाएंगे और वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ममता बनर्जी ने बकाया भुगतान के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मनरेगा समेत कई केंद्रीय योजनाओं के बकाये भुगतान की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कोलकाता में एक बार फिर 48 घंटे का धरना शुरू कर दिया। सीएम ममता के साथ तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भी धरने पर बैठे हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बदलाव किया गया है। अब 10 फरवरी के बदले 12 फरवरी को बजट सत्र शुरू होगा। 12 फरवरी को एनडीए की सरकार विश्वास मत पेश करेगी, वहीं 13 फरवरी को बिहार का बजट पेश किया जाएगा। राजस्थान में 20 साल बाद इतिहास बदलने जा रहा है। वित्त मंत्री दिया कुमारी 8 फरवरी को राजस्थान का पहला बजट पेश करेंगी। अब तक मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय कुमार ने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी, जिसका नाम है तमिझगा वेत्री कशगम। हालांकि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, वो सीधे 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं, जिसका मतलब ये है कि ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ नियमित रूप से होता रहेगा। मस्जिद कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को तुरंत रोकने की अपील की गई थी, जिस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख दी। वहीं मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोगों ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया। एसआई की रिपोर्ट अभी आई है, अभी किसी न्यायालय में ट्रायल के लिए लगा नहीं। फिर जिला जज महोदय ने किस बिहाफ पर ऑर्डर कर दिया कि वहाँ पर पूजा कराएं या वहाँ पर ये करें, जबकि उस तहखाने में कोई मूर्ति है ही नहीं है। आप फोटो देख लीजिए, 4-5 मूर्ति रख करके वहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है। ये बहुत गलत हो रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका में पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए जिला कोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी। ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत दिए जाने के जिला कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी जताई। लॉ बोर्ड ने दावा किया कि कोर्ट ने फैसला जल्दबाजी में दिया और मुस्लिम पक्ष को जिरह करने का मौका तक नहीं दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी चाहिए। अकीदत अक्सरियत की उसके अंदर दखल रखती है तो उसके अंदर उसके मुकाबले के अंदर कानून बेकार और बेअसर हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया कि इस फैसले से करोड़ों लोगों का कोर्ट से विश्वास टूट गया। हमारी अदालतें भी ऐसे रास्ते पर चल रही हैं जिससे लोगों को एतमाद को ठेस लग रही है, लोगों का भरोसा उसकी वजह से टूट रहा है। वहीं ये भी कहा गया कि ऐसे फैसलों से मुसलमानों का सब्र भी टूट रहा है। सब्र और तहम्मुल करना छोड़ देंगे तो सारे देश का नुकसान होगा। इस बात को समझना हमारी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस दौरान बाबरी मस्जिद के फैसले को भी गलत ठहराया। जुम्मे की नमाज को देखते हुए आज वाराणसी में सुरक्षा बढ़ा दी गई। ज्ञानवापी परिसर में आमतौर पर जितने नमाजी आते थे, आज उससे कई गुना ज्यादा नमाजी वहां पहुंचे, जिसकी वजह से वहां भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ज्ञानवापी की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद करना पड़ा। प्रशासन ने भीड़ को काबू में रखने के लिए वहां बैरिकेड लगा दिए और लोगों से आगे न जाने की अपील की। नमाज के स्थान पे काफी लोग पहुंच चुके हैं, वहाँ भर गया, इसलिए इनको समझा के बताया जा रहा है कि अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें। वहीं मस्जिद प्रशासन ने नमाजियों से दूसरी मस्जिद में जाने की अपील की। मस्जिद में जगह फुल हो गई है, आप लोग मेहरबानी करके बीबी रजिया में जाके नमाज पढ़िए। जगह नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए नमाज पढ़िए यहाँ पे। जिसके बाद नमाजियों को दूसरी मस्जिद की तरफ जाना पड़ा। पूरी तरह से पैक है, अब कहाँ जाएंगे पढ़ने? मस्जिद पढ़ेंगे। बताया गया कि ज्ञानवापी पर आए फैसले की वजह से क्षमता से कई गुना ज्यादा नमाजी इस बार वहां पहुंचे थे।
ज्ञानवापी पर आए फैसले के विरोध में आज वाराणसी के कई इलाकों में मुस्लिम पक्ष ने बाजार बंद रखे। एहतियात के तौर पर संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। साथ ही जहां भी जरूरत से ज्यादा लोग एक जगह दिखाई दिए, उन्हें फौरन वहां से हटा दिया गया। और पीछे होइए, फालतू ना खड़े होइए यहाँ पर, चलिए अपने काम पर। वहीं दाल मंडी इलाके में दुकानों के शटर पर ताले लगे दिखे और बाजार पूरी तरह से बंद नजर आया। कि पूरी दाल मंडी में आज बंदी रखी गई है। हर मुस्लिम इलाके में जबरदस्त फोर्स तैनात की गई है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वहीं पुलिस ने भी कड़ी सुरक्षा का दावा किया। सभी संवेदनशील स्थानों पर और जो पुलिस का जो अनुभव है उसके आधार पर ड्यूटियां लगाई गई है। पुलिस अधिकारियों ने इस दौरान हालात के पूरी तरह से काबू में होने की बात कही। ज्ञानवापी पर आए फैसले के बाद सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए प्रशासन ने तकनीक का सहारा भी लिया। संवेदनशील इलाकों में आसमान से भी नजर रखी जा रही है और इसके लिए ड्रोन का सहारा लिया गया, जिससे वाराणसी की हर गली और कोने पर पैनी नजर रखी जा रही है। ये ड्रोन हवा में उड़कर पूरी सुरक्षा पर अपनी नजर रखे हुए हैं और जो चाक चौबंद सुरक्षा की बात हो रही है, पूरे वाराणसी में सुरक्षा का अलर्ट जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम है। इस बीच यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी कड़ी सुरक्षा का दावा किया। के आदेश से जो भी हुआ है, जो भी न्यायालय के आदेश हैं या आगे भी होंगे, उसका 100% अनुपालन पुलिस और प्रशासन के द्वारा कराया जाएगा। इस संबंध में सबको अवगत भी करा दिया गया है। सबका कोऑपरेशन भी हमें प्राप्त हो रहा है। प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रशासन अपने काम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही कर रहा है। ज्ञानवापी में पूजा के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोगों ने जहां फैसले पर नाराजगी जताई, तो वहीं हिंदू पक्ष के लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और दावा किया कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने का लिखित आदेश कानूनी तौर पर कभी आया ही नहीं था। सूर क्या कर रहे हैं, संघ क्या कर रहे हैं, दीवारें चीख चीख के चिल्ला रही है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ जी विराजित है। कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, तो किसको मानेंगे। इस बीच अखिल भारतीय संत समिति की भी ज्ञानवापी पर बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष की दलीलों को नकारते हुए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। आप आगे बढ़कर के ज्ञानवापी के मंदिर को हिंदुओं को सौंप दें तो यह आपके लिए भी उत्तम रहेगा, अन्यथा हम भारतीय संविधान के दायरे में तो इसे प्राप्त करके ही रहेंगे। संतों की बैठक में इस बात पर निर्णय हुआ कि अगर कोर्ट के फैसले का विरोध सड़कों पर हुआ तो संत समाज भी प्रशासन के साथ मिलकर इसका जवाब देगा। समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बनने जा रहा है। जी हां, उत्तराखंड में यूसीसी पर बनी 5 सदस्यों वाली कमेटी ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया। ड्राफ्ट को तैयार करने में करीब 2 साल का समय लगा। ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। यूसीसी पर बनी समिति ने उत्तराखंड में 43 जगहों पर जाकर जनता के सुझाव लिए। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल पर 2,33,000 लोगों ने सुझाव दिए। ड्राफ्ट का अध्ययन करने के बाद उसे विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 2 उप समितियां भी बनाई गई थी। एक समिति ने ड्राफ्ट तैयार किया, जबकि दूसरी समिति ने जगह जगह जाकर जनसंवाद किया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून के मसौदे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने यूसीसी के ड्राफ्ट पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता कानून के ड्राफ्ट को अधूरा बताया है। कैसा कानून होगा जो नाम तो होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मगर हमारी सीमाओं से बाहर हमारा बनाया हुआ कानून लागू नहीं होगा। जिन समिति, जिन संप्रदायों को, जिन लोगों, जिन व्यक्ति को, जिसको भी आप इंगित करके ये कानून बना रहे हैं, वो व्यक्ति यदि हमारी राज्य की भौगोलिक सीमा से बाहर जा रहा है तो उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। उत्तराखंड की जनता का कहना है कि कानून से लोगों को फायदा होना चाहिए। अगर इसमें जनता का फायदा है, जनता के हित में है, तो हमें कोई एतराज नहीं है। अदरवाइज तो अगर किसी के भी अहित में हुआ तो फिर नुकसान है। आप पूरे देश में क्यों नहीं इसको लागू करते हैं? अगर इसको पूरे देश में लागू किया जाए तो एक देश एक कानून बनेगा। लोगों का कहना है कि अगर ये कानून केंद्र सरकार लाती तो ज्यादा बेहतर होता।
समान नागरिक संहिता के लिए देश में पहले से कवायद चल रही है। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है तो इसके कई फायदे होंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक समान नागरिक संहिता से देश और समाज को अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कठिन, बेकार और पुराने कानूनों से मुक्ति मिलेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी के लिए समान कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब बेटी हिंदू की होगी या मुस्लिम की होगी, पारसी की होगी या ईसाई की होगी, शादी विवाह की उम्र उसकी समान हो जाए। विशेषज्ञों का ये भी दावा है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज की डेट में ये सारे अधिकार हमारी हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख बेटियों को हैं, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को ये अधिकार नहीं है। तो यूसीसी का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा। साथ ही सभी धर्मों में लड़कियों के विवाह की उम्र 18 साल अनिवार्य होगी। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी पंजीकरण जरूरी होगा। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार है और 4 दिन बाद पुष्कर धामी सरकार इसे विधानसभा में पेश करने वाली है। यूसीसी ड्राफ्ट में क्या खास बातें हैं, चलिए अब आपको वो बता देते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ तो सभी धर्मों में तलाक के लिए एक ही नियम होगा जो कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का नियम भी सब पर एक तरीके से ही लागू होगा। संतान गोद लेने की प्रक्रिया भी सभी धर्मों के लिए एक जैसी होगी। सभी धर्मों में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही पारिवारिक संपत्ति में लड़की को भी समान अधिकार मिलेंगे। अगर लड़की किसी दूसरे धर्म में शादी करती है तो भी उसके अधिकार कम नहीं होंगे। सभी धर्मों में एक ही शादी की इजाजत होगी, यानी बहुविवाह प्रथा पूरी तरह गैरकानूनी मानी जाएगी। साथ ही राज्य में लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को मुंबई कोस्टल रोड के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को वर्ली से मरीन ड्राइव तक 10 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन करेंगे। ये सड़क 8 लेन की होगी, जबकि सुरंग का रास्ता 6 लेन का होगा। गीतकार जावेद अख्तर के मानहानि केस पर रोक लगाने की कंगना रनौत की मांग को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। 2016 में कंगना रनौत की विवादित टिप्पणियों के बाद जावेद अख्तर ने उन पर मानहानि का केस किया था। मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को एक अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भरा मैसेज भेजा, जिसमें मुंबई में 6 जगहों पर बम रखे जाने की बात कही गई। शहर में अलर्ट के साथ मैसेज भेजने वाले का पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में क्रिकेट बैट लगने से मजदूर की मौत हो गई। दरअसल मजदूर अपने साथी के साथ मैच देख रहा था, तभी बल्लेबाज के हाथ से बैट का हिस्सा टूट गया और वो जाकर सीधे उसके सीने में लगा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मजदूर की मौत हो गई। झारखंड में करीब 36 घंटे बाद सस्पेंस खत्म हो गया और प्रदेश को चंपई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार मिल गई। चंपई सोरेन के अलावा आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता भी मंत्री बनाए गए। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने राजभवन में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूँ। चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। वहीं आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता भी मंत्री बनाए गए। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूँ। शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि वो प्रदेश में विकास के कामों को आगे बढ़ाएंगे। जो काम शुरू किया है हेमंत बाबू ने, उसी काम को हम लोग गति देना है। शपथ ग्रहण के बाद गठबंधन के नेताओं ने चंपई सोरेन को गुलदस्ते भेंटकर उन्हें बधाई दी। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया और चंपई सोरेन ने दावा किया कि विपक्ष की ओर से झारखंड में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी साजिश नाकाम हो गई। झारखंड को स्थिर करने का जो उन लोग का प्रयास रहा विपक्ष का, आज हमारा गठबंधन का शक्ति सफल नहीं होने दिया। शपथ लेने से पहले चंपई सोरेन ने रांची में अपने गुरु शिबू सोरेन और माताजी रूपी सोरेन से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। जिस वक्त रांची में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, ठीक उसी वक्त गठबंधन के ज्यादातर विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी भी चल रही थी और इन विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची के सर्किट हाउस से बसों के जरिए एयरपोर्ट पहुंचाया गया। एयरपोर्ट पहुंचे इन विधायकों ने बीजेपी पर गठबंधन की सरकार गिराने के लिए साजिश करने का आरोप लगाया। भाजपा का 2 प्लान था। एक तो ये प्लान था कि वो बाहर से समर्थन देके विधायकों को तोड़कर एक सरकार बनाए। दूसरा प्लान ये था कि इस्तीफा के बाद जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करें।
इन विधायकों ने हैदराबाद शिफ्ट होने के पीछे खुद की सुरक्षा को वजह बताया। ये प्रलोभन से बचाने के लिए नहीं है, बिकने वाले नहीं है विधायक, ये विधायकों को की सुरक्षा की बात है। दावा किया गया कि राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने के लिए इन विधायकों ने एक साथ सुरक्षित जगह पर रहने का फैसला किया। और गठबंधन के करीब 39 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन के जरिए हैदराबाद पहुंचाया गया। ये विधायक 5 फरवरी तक वहीं रहेंगे और झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने वाले दिन ही रांची लौटेंगे। हैदराबाद पहुंचे इन विधायकों को बस के जरिए सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। बताया गया कि विधायकों के ठहरने के लिए हैदराबाद में 2 होटल पहले से ही बुक थे। 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट है। ये विधायक उसी दिन हैदराबाद से लौटेंगे और फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। इससे पहले महागठबंधन के विधायक कल रात भी रांची से हैदराबाद जाने की तैयारी में थे। ये लोग रांची एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन में बैठ भी चुके थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से विमान उड़ान नहीं भर पाया। यानी महागठबंधन के जिन विधायकों को प्लेन से हैदराबाद ले जाने की तैयारी थी, वो तैयारी धरी की धरी रह गई थी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा। 2 दिन पहले ईडी ने पूछताछ के बाद सोरेन को गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सीधे सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने को कहा। हालांकि हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि राजनीति के तहत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये एक मुख्यमंत्री से जुड़ा मसला है और ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सीधे सुनवाई कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए सीधे सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन अगर एक मामले में सुनवाई की गई तो देश में तमाम लोग सीधे यहीं पहुंच जाएंगे। बीजेपी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। हेमंत सोरेन जी की जो राहत की उम्मीदें थी वो पानी फिर गया और हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री को अब भी अपने गुनाह कबूल कर लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अब हेमंत सोरेन जल्द ही हाईकोर्ट में सुनवाई की मांग कर सकते हैं। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची की एक अदालत ने 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 5 दिनों के लिए ईडी को रिमांड पर सौंप दिया। इससे पहले कल ईडी की ओर से हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड की अपील की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट से सुरक्षा कारणों की वजह से रात के वक्त हेमंत सोरेन को जेल में ही रखने की मांग की। नाइट स्टे जो है वो जेल। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सत्र के पहले ही दिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार समेत कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा और सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के विधायक सरकार विरोधी लिखे नारों की तख्तियां हाथों में लेकर जुट गए और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछड़ा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अल्पसंख्यक विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम करार दिया। विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर लगातार जो है समाजवादी पार्टी का जो रुख है वो आक्रामक है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने यूपी सरकार पर जनता से किए वादे पूरे नहीं करने का आरोप भी लगाया। नौजवान डिग्री लेकर के सड़कों पर मारा फिर रहा है। थाने और तहसील में गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यूपी विधानसभा का सत्र 12 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 5 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। हंगामे और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें विधानसभा के अंदर से भी सामने आई, जहां समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान ही नारेबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हंगामे के बीच में ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण पूरा किया। हाथों में सरकार विरोधी पोस्टर और बैनर लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल वापस जाओ के नारे भी लगाए। वहीं बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस मौके पर बीजेपी के जितने भी विधायक सदन में मौजूद थे, सभी गले में श्री राम के नाम का पटका पहने हुए नजर आए, जबकि समाजवादी पार्टी के विधायक सिर पर लाल टोपी और गले में लाल पटका पहने हुए दिखाई दिए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के शांतिपूर्वक ढंग से चलने की उम्मीद जताई। विधानसभा अच्छी तरीके से चलेगी, शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा, स्वस्थ परंपरा, एक स्वस्थ चर्चा होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सतीश महाना ने विपक्ष से शांति बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा है।
और जनता से उन्होंने जो वादे किए थे वो सब अब तक अधूरे हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज का उत्पीड़न हुआ, जिसका जवाब जनता उन्हें चुनाव में देगी। और इसी डर से बीजेपी अपने सांसदों के टिकट भी काटने वाली है। ये पीडीए 90% आबादी जो त्रस्त है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है, जो बेरोजगार हैं, जो महंगाई से पीड़ित हैं। तो जो सरकार 10 साल के कामकाज के बाद अपने सांसदों की टिकट काट रही हो उनकी, तो उस पार्टी से क्या उम्मीद करोगे आप? वहीं सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर से बने सकारात्मक माहौल का सभी लाभ उठाएं। उस सकारात्मक माहौल का लाभ विरोधी दल भी लेकर के एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र विधानमंडल को बनाने में अपना योगदान देंगे। सीएम योगी ने दावा किया कि सत्र में सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अभी तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। साथ ही राम भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ दान भी दिया है। मंदिर ट्रस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक चढ़ावे और दान के जरिए अभी तक 11 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। दान के लिए राम मंदिर में 4 बड़ी बड़ी दान पेटियां रखी गई हैं। इसके अलावा 10 कंप्यूटराइज्ड काउंटर्स भी बनाए गए हैं, जहां भक्त दान देकर रसीद भी ले सकते हैं। ट्रस्ट ने बताया कि मंदिर परिसर में लगी दान पेटियों में अभी तक 8 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, जबकि चेक और ऑनलाइन माध्यम से ट्रस्ट को 3 करोड़ 50 लाख रुपए मिले हैं। दान पेटियों और दूसरे माध्यम से मिलने वाली रकम की हर शाम गिनती होती है। दान और चढ़ावे की रकम संभालने के लिए बैंक के 11 कर्मचारी और ट्रस्ट के 3 कर्मचारी लगाए गए हैं, जो पैसे गिनने से लेकर उन्हें तिजोरी में रखने का काम करते हैं। ये सब कुछ पूरी पारदर्शिता से होता है। दान पेटी से पैसा निकालने, उसे गिनने और जमा करने तक की सारी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की जाती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज सुबह रोक दी गई। जिला प्रशासन ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए इस यात्रा को रोका और रैली या रोड शो की इजाजत नहीं दी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज सुबह शुरू होने से पहले ही रोक दी गई। जिला प्रशासन ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए रैली और रोड शो की इजाजत नहीं दी, जिस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नाराजगी जाहिर की। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से निकलना चाहते हैं झारखंड तक। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि ये करना है, वो करना है, फलाना करना है। इसे कांग्रेस से नाराज चल रही ममता बनर्जी के गुस्से से जोड़कर देखा जाने लगा, जिन्होंने कल ही बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में राहुल गांधी की यात्रा को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से झारखंड पहुंचने वाली है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की अहम साथी हैं, लेकिन वो कांग्रेस पर जमकर हमले बोल रही है। कोलकाता में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी। कांग्रेस जहां जहां जीतती थी अब वहां भी हारती जा रही है। कांग्रेस में हिम्मत है तो यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीत कर दिखाए। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না, আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও, রিজেক্টেড। তারপর থেকে আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, কথা হয়নি। বাংলায় প্রোগ্রাম করতে এসছি, আমরা নাকি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के कथित बयान पर आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। इस दौरान नेता सदन पीयूष गोयल और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे में तीखी बहस भी हुई। और कांग्रेस नेता देश के लिए पार्टी की कुर्बानी गिनाने पर उतर आए। इससे पहले राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के कथित बयान का जिक्र करते हुए उसे विभाजनकारी बताया और नेता विपक्ष से उस पर माफी मांगने को कहा। मैं समझता हूँ कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण, क्या ये कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता है कि नहीं? पीयूष गोयल के सवाल उठाने के बाद सदन में हंगामा होने लगा। खड़गे अपनी बात कहने के लिए उठे तो बीजेपी सांसद शोर मचाने लगे, जिस पर खड़गे बेफर पड़े। के लिए तो हमारे लोग 2 लोग जानिए, तुम क्या बोलते हो? देश के बारे में हमारे कांग्रेस के लोग अपनी कुर्बानी दी है।
दरअसल कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश ने कल लोकसभा में कथित तौर पर कहा था कि अगर टैक्स के पैसे के बंटवारे के मामले में दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय होता रहा तो दक्षिणी राज्य एक अलग राष्ट्र की मांग के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने सदन में कहा कि भारत एक है और एक ही रहेगा। अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। तीखे वार पलटवार का ये दौर तब हल्का हो गया जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के 400 पार के दावे का जिक्र उठाया। ये सुनकर सदन में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी भी हंस पड़े। अपने तो 400 पार हो रहा है, मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजाएं। ये मोदी के कृपा से है। ये पहला मौका नहीं है जब किसी जानी मानी हस्ती की जान कैंसर ने ली है। एक्टर इरफान खान की मौत भी इसी वजह से हुई थी। 2 साल तक कैंसर से लड़ने के बाद साल 2020 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। साल 2020 में ही ऋषि कपूर की भी कैंसर से ही मौत हुई थी। 2 साल तक ल्यूकीमिया कैंसर से लड़ने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की मौत भी कैंसर से हुई थी। उन्हें प्रोस्टेट कैंसर हुआ था। विनोद खन्ना भी ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। लंबे इलाज के बाद साल 2017 में उनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि कुछ सितारों ने कैंसर पर जीत भी हासिल की। संजय दत्त को चौथे स्टेज पर आकर उनके कैंसर का पता चला था, लेकिन उन्होंने कैंसर को हरा दिया। युवराज सिंह ने तो कैंसर से जूझते हुए देश को वर्ल्ड कप जिताया था। उन्होंने दुर्लभ प्रकार के कैंसर पर जीत हासिल की थी। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को भी ओवेरियन कैंसर यानी गर्भाशय का कैंसर हुआ था, हालांकि अब वो बिल्कुल ठीक है। एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने भी ब्रेस्ट कैंसर को मात दी। कैंसर से जीतने के बाद अब वो लोगों को प्रेरित कर रही हैं। एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने भी लंबी लड़ाई के बाद कैंसर को मात दी थी।